हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। पीक्यूआरएस की क्लास के साथ आज हम जो है प्रेजेंट हुए हैं और पीक्यूआरएस ही मुझे आज पढ़ाना है। जितने भी पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं, पैरा जंबल्स कह लो, पीक्यूआरएस क्वेश्चन कह लो, लास्ट टाइम 89 क्वेश्चंस आए। इन जनरल इसका वेटेज 5 क्वेश्चन का होता था पहले अगर देखें, लेकिन अब जो है 89 क्वेश्चन मतलब 9 सेट में 90 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। इसका मतलब हर सेट में लगभग इंग्लिश में 100 में से 10 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के आ रहे हैं, पैरा जंबल्स के आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आसान ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छा जो है कई कई सेंटेंसेस का लेवल है, कई बार बहुत आसान क्वेश्चंस भी हैं। तो एक बार शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं। टोटल मैं 89 के 89 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। अब वो 2 क्लास में हो, 3 क्लास में हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, हम देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या रह सकती है पीक्यूआरएस को सॉल्व करते हुए, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, हमें पूरे मीनिंग की ज़रूरत है भी या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कंप्लीट सेंटेंस के मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, हम इस बार कुछ बात को देख के घबरा जाते हैं कि यार ये सेंटेंस का मीनिंग मुझे आता नहीं है, कहीं गलत ना हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि मीनिंग की ज़रूरत नहीं है ना। शॉर्टकट्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ शॉर्टकट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चीज़ सोचनी चाहिए, क्या नहीं सोचनी चाहिए, इन सारी बातों की ज़रूरत हमें है। तो मुझे लगता है ऐसे वर्बली ट्रिक बताने से कि ऐसा कर लो वैसा कर लो से बेहतर है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स दूं और उसके थ्रू हम डिस्कस करें कि हाँ, हम चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। हमेशा मतलब अभी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पॉज कर लो और खुद से सॉल्व जरूर करो, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें एक्सपोजर होना चाहिए ना कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ ठीक है पहला क्वेश्चन आ गया, जैसी स्लाइड चेंज हुई पॉज करो और पॉज करके खुद से देखो कि हाँ तुम इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या क्या करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्या बातें आ रही हैं। मैं सारे एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा कि इसके बाद ये भी तो आ सकता है, हम ऐसा भी तो सोच सकते थे, तुमने ऐसा सोचा होगा तो क्यों होगा, या ऐसा नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा, ये भी सोचने की बात है। मैं सब करूंगा डिस्कस, और मैं ऐसा भागम भाग में ये काम नहीं करूंगा। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं पीक्यूआरएस को लेकर, क्योंकि हमें लगता है टाइम ज़्यादा खा जाएगा लेकिन मुझे लगता है पढ़ते वक्त ही अगर हम इसको टाइम से देखें, तसल्ली से देखने का नज़रिया हम इसको बदलें, तो मुझे लगता नहीं कि दिक्कत आएगी उसके बाद। तो जस्ट वही है कि एक बार आप अपना पॉज करके देख लो, फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, मैं शुरू में 5 7 10 सेकंड का टाइम दिया करूंगा आपको, बाकी आप अपना स्टार्ट करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, अरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस जो भी है, ए बी सी डी 1 2 3 4 करके दिए हैं। कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4 करके दिए हैं, कुछ 4 5 6 मतलब 4 5 6 कह रहा हूँ, पीक्यूआरएस करके दिए हैं, कुछ 1 6 करके बीच में पीक्यूआरएस दिया है, ए बी सी डी दिया है, वो अलग बात है, बड़ा बेसिक फॉर्मेट है। स्टार्ट करते हैं। द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक। पहले तो देखो एक चीज़ है, जब भी तुम पीक्यूआरएस सॉल्व कर रहे हो तुम चारों सेंटेंस एक बार पढ़ जरूर लो। तुम्हें पढ़ने से थोड़ा सा मीनिंग दिमाग में बनना चाहिए। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं हमें मीनिंग नहीं पता, घबराने की कोई बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार मतलब ऐसा होता ही है कि आपको मीनिंग नहीं पता बहुत से शब्दों का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे चारों सेंटेंस पढ़े और कोई ना कोई शब्द ऐसा ना हो जिसका मीनिंग ना पता हो। चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरूरी नहीं है सारे ही मीनिंग पता हो। तुम्हारा थोड़ा लॉजिक, थोड़ी ग्रामर मिक्स हो जाए ना, इसमें नहीं आएगी समस्या। मैं ये श्योरिटी देता हूँ आपको, ये जो भी 3 से 4 क्लास होंगे या 2 से 3 क्लास हमारी होंगी, उसके बाद 100% आप खुद में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक। एग्जीबिशन पब्लिक के लिए ओपन करी गई। विजिटर्स एडमायर्ड द आर्ट वर्क। विजिटर्स ने आर्ट वर्क को एडमायर किया। इंटरेक्टिव सेशंस वर कंडक्टेड। बहुत बढ़िया, इंटरेक्टिव सेशंस करे गए। और फीडबैक वॉज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव। फीडबैक बड़ा पॉजिटिव था साहब। ये 4 बातें कही गई हैं, अगर तुम ध्यान से देखो। एग्जीबिशन ओपन करा गया, उसके बाद लोगों ने आर्ट वर्क को एडमायर करा, इंटरेक्टिव सेशन हुए और फीडबैक पॉजिटिव था। 4 एक्शंस हुए। तुम सोच के देखो सबसे पहले वाला एक्शन कौन सा है। अगर मैं तुमसे पूछूं स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है, बात कहां से शुरू होगी, यार सबसे पहले जो है एग्जीबिशन ओपन करा जाएगा। एग्जीबिशन ओपन करा जाएगा, उसके बाद लोग बाग उस काम की क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, बोले सर एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है 1। बाकी तुम ऑप्शंस के थ्रू भी चल सकते हो, तुम्हें ऑप्शंस भी चेक करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तुम्हें ये देखना चाहिए स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है, या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट 1 है या 2 है, देख लो, या तो 1 स्टार्टिंग स्टेटमेंट है या 2 है। तो तुम सबसे पहले 1 और 2 में ही डिसाइड करो कि शुरुआत किससे होनी चाहिए, पहली कोशिश यही होनी चाहिए। द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक, विजिटर्स एडमायर द आर्ट वर्क। विजिटर्स कब एडमायर करेंगे आर्ट वर्क को, जब एग्जीबिशन ओपन करा जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो है 2 तो नहीं हो सकता साहब, बिल्कुल सही है। 1 हो सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन 1 के बाद देखना, 1 के बाद 2 दे रखा है, बिल्कुल 1 के बाद 2 दे रखा है, बिल्कुल। मतलब यहां तो आपका डाउट क्लियर कर दिया एग्जामिनर ने कि 1 के बाद 2 आएगा। विजिटर्स ओपन टू द पब्लिक, एडमायर्ड द आर्ट वर्क, उसके बाद इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट करे गए और फीडबैक जो है पॉजिटिव था। अब तुम खुद बताओ, पहले 3 आना चाहिए
फिर 4 आना चाहिए, या पहले 4 के बाद 3 आना चाहिए? सोचने की बात है। जब इंटरेक्टिव सेशन कराए गए, लोगों को आर्ट वर्क के बारे में समझाया गया होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे करी गई है, और उसके बाद जो है आपका रेस्पॉन्स आया होगा। ये एक चीज़ और भी देख लो, जब आप फीडबैक की बात कर रहे हो तो फीडबैक हमेशा कब होता है? फीडबैक हमेशा लास्ट में होता है। जब भी आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो दुकान वाला आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाता है कि भाई मेरे बारे में बता दो, मैंने कैसी आपको जो है सर्विस दी है, या हमारे स्टोर के बारे में बता दो, या किसी भी चीज़ के बारे में। तो जब आप एग्जीबिशन में गए हैं तो फीडबैक जो है वो कब होगा? फीडबैक हमेशा कहाँ होगा? लास्ट में होगा। और अगर फीडबैक लास्ट में होगा, इसका मतलब 4 नंबर जो है वो कहाँ ही आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए। और अगर 4 नंबर लास्ट में आना चाहिए तो मेरा आंसर कौन सा बनेगा? बी फॉर बॉल बनेगा। बी फॉर बॉल। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा पेन जो है हाँ मैंने बदल दिया या किसी ने बदल दिया? अब ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप टाइम लो 2-4-5 सेकंड का, फिर मैं कराता हूं, ठीक है? इन्फ्लेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हाउस होल्ड्स टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस, अफेक्ट्स परचेसिंग पावर एंड लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई इसमें बहुत सारी ग्रामर है। अगर तुम थोड़ी बहुत ग्रामर समझते हो, ग्रामर का थोड़ा बहुत लॉजिक समझते हो, तो मुझे लगता नहीं सेंटेंस में दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ लो, अपने हिसाब से आंसर लगाओ, ABCD में क्या आएगा। देखो वो कह रहा है इन्फ्लेशन आपका सब्जेक्ट है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है तो इन्फ्लेशन से स्टार्ट हो रहा है ना? स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है? PQRS। PQRS मतलब चारों के चारों ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट हैं PQRS। कहने का मतलब है तुम अगर ये पहचान लो कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कौन आएगा, PQRS में से कौन सा आएगा, तो आंसर आ सकता है। जोड़ के देख लो। इन्फ्लेशन के साथ मेकिंग जोड़ूं? इन्फ्लेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट, इन्फ्लेशन जो है इसको डिफिकल्ट कर रही है। इन्फ्लेशन टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स परचेसिंग पावर। अब एक बात सोचो, अगर मैं इन्फ्लेशन के बाद अफेक्ट्स कह रहा हूं तो अफेक्ट्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना? अगर इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हो गया तो उसकी वर्ब कौन बनेगी साहब? उसकी वर्ब अफेक्ट्स बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो? आर हो। हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो? आर हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो। सोच के देखो ना, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स सब्जेक्ट वर्ब। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तुम्हें एक अंदाजा लग गया कि PQRS में से स्टार्टिंग स्टेटमेंट आर हो सकती है, भाई हो सकती है। अब अगर आर हो सकती है तो सबसे पहले इस ऑप्शन को ही चेक कर लो, है ना? मैं ये नहीं कह रहा 100% ये आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। श्योरिटी तो कहीं है ही नहीं। मैं कोई तुम्हें टीचर ऐसा कह रहा है कि ऐसा हो गया, वर्ब आ गई तो 100% आंसर होगा, नहीं हो सकता है। नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव क्लोज आ गई हो, समझे? कोई नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव क्लोज आ गई हो, उसके बाद वर्ब आई हो। इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन के बाद उसके बारे में बता दे, है ना, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, ऐसा कुछ आ जाए, फिर उसके बाद आए वर्ब आ जाए। तो नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज भी आ सकती है, लेकिन हमें यह बात क्लियर है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी तो मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट किसको रख सकता हूं? आर को रख सकता हूं। यह बात क्लियर है। अब आ जाओ, आपने कहा इन्फ्लेशन अफेक्ट्स परचेसिंग पावर, ठीक है। आर के बाद क्या कह रहा है? वो कह रहा है एस, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स परचेसिंग पावर एंड लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर तुम्हारी ग्रामर ठीक है तो तुम्हें यह बात भी क्लियर होनी चाहिए बच्चे कि एंड लगा है। क्या लगा है? एंड। और एंड जोड़ता है कैसी चीजों को? एंड जोड़ता है दो सेम चीजों को। दो सेम चीजों को जोड़ने का काम एंड का है। एंड से पहले ये वाली लाइन है और एंड के बाद ये वाली लाइन है। जरा देखना, एंड से पहले जो आया है उस क्लोज में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और एंड के बाद जो आया है उसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एंड के बाद जो आया है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड से पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इस बात से एक बात तो क्लियर होती है गाइस कि आर और एस का पेयर है। आर और एस का क्या है? पेयर है। आर आएगा और उसके बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा। आर आएगा उसके बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा। भाई अफेक्ट्स वर्ब है, लीड्स वर्ब है। ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए भाई। अगर तुम ग्रामर जानते हो तो अगर कोई कंजक्शन लगा रहे हैं, खास करके कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा रहे हैं, तो अपने से पहले और अपने बाद में सेम चीजें ही लेता है। अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ रहा है तो बाद में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म को ही जोड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म को ही जोड़ेगा। बेसिक ग्रामर है। अगर बात समझ में आई तो आर के बाद एस आएगा, ठीक है। देखना, आर के बाद एस आएगा। क्या आर के बाद एस आया? नहीं आया, इसको काट दो। आर के बाद एस आया? आया। आर के बाद एस आएगा? नहीं आया, ये भी काट दो, ठीक है। लो, कट गए ऑप्शन, दो तो वैसे कट गए और बाकी ये दोनों बचे हैं। इसमें देख लो, मैंने कहा आर के बाद एस आया? आया। उसके बाद पी क्यू देख लो साहब, पी बचा, क्यू बचा। उसके बाद आप कह रहे हो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हाउस होल्ड्स टू मैनेज डेली एक्सपेंसिव। क्या डिफिकल्ट बना रहा है हाउस होल्ड्स के लिए? क्या कर पाना? डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाना। अब ये जो इट है ना, ये किसके लिए आया है?
टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस। तो आर एस और पी क्यू हमारा आंसर बनना चाहिए क्या? डी फॉर डॉग। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बोले सर पी क्यू और आर एस या इन दोनों में से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भाई एक बात बताओ, पी क्यू शुरुआत में रखने का क्या मतलब है? हालांकि पी क्यू का पेयर है और आर एस का पेयर है, आर के बाद एस आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन पी क्यू को पहले रखने का कोई मतलब बनता नहीं बच्चे, क्योंकि तुम इसको जब देखोगे तो इससे बेहतर है सब्जेक्ट के साथ क्या रखो? वर्ब रखो। हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट ठीक है, मैं बात मान रहा हूं, लेकिन ये जो मेकिंग इट डिफिकल्ट वाली बात है, ये बात लास्ट वाली बात के लिए आई है। तुम इतना नहीं भी सोच पा रहे, तुम नहीं सोच पा रहे इतना कि कौन सी चीज किसके लिए आई है, इतना तो सोच पाओगे ना कि भाई एक बार वर्ब आई है, दूसरी बार वर्ब आई है, तो दोनों चीजें क्या आएंगी? साथ में आएंगी। तो आर के बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा। आर के बाद ऐसा आएगा। दूसरी बात सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ेगा साहब? वर्ब के साथ जुड़ेगा। तो हमने किससे स्टार्ट कर दिया? हमने स्टार्ट कर दिया आर से, और मेरा आंसर क्या बनेगा? डी फॉर डॉग बनेगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, PQRS, though he lacked international experience, was selected for Olympic squad, the young shooty, due to his exceptional performance at the national trials। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन तो आसान है यार, क्वेश्चन तो आसान है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट देखना क्या है, या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट P है, या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है? R है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट का मतलब है शुरू कहां से हो रहा है? R या P या R। कहने का मतलब है शुरू तो P या R से हो रहा है साहब। बढ़िया। अब आपको P और R ही चेक करना है। दो ही लैग्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस द यंग शूटी। अब एक बात बताओ, एक यंग व्यक्ति, एक यंग पर्सन की बात चल रही है जो मतलब जो शूटिंग वाला गेम अपना खेल रहा है, तो उसको यंग शूटी कहा गया, ठीक है। अब आपने इसकी बात करी है और ऊपर करी है P में किसकी बात? ही की बात। ये ही आया किसके लिए बताओ? ही किसके लिए आया होगा? इस यंग पर्सन के लिए तो आया होगा। ये जो यंग पर्सन है इसके लिए ही का यूज हुआ होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नाउन पहले, प्रोनाउन उसके बाद में। राम पहले, राम के लिए ही का प्रयोग बाद में। पहले ही कह दोगे, बाद में बताओगे वो राम है, तो वो गलत है। ये चीज ध्यान रखनी है। यंग शूटी जो है और एक ही है, दोनों में किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, दोनों में किसका प्रयोग करेंगे? पहले भाई नाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन के बदले किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। इसका मतलब पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता गाइस, पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये दोनों कट गए, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, दो बचे, आर क्यू एस पी और आर क्यू पी एस। देख लो जरा देखो आर क्यू तो सेम है, आर क्यू क्या है? सेम है, आर क्यू तो सेम है। समस्या इस बात की है कि एस पी होगा या पी एस होगा। चलो इस बारे में बात कर लेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे पता चलेगा। एक बार देख लो आर क्यू, द यंग शूटी, ठीक है, वॉज सेलेक्टेड फॉर ओलंपिक स्क्वाड, वॉज सेलेक्टेड फॉर ओलंपिक स्क्वाड, वो ओलंपिक स्क्वाड के लिए सेलेक्ट हुआ। अब इन दोनों के बाद अब या तो अब देखो कोई सा भी जोड़ लो, अब आपकी मर्जी है। अब उसके बाद कहोगे ड्यू टू हिज इंटरनेशनल परफॉर्मेंस एट द नेशनल ट्रायल्स, या दो ही लैग्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एट द नेशनल ट्रायल्स। किसके साथ जोड़ोगे? देखो पता है क्या, आप ऐसे जोड़ने की कोशिश करोगे मुश्किल होगी। तुम्हारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि तुम्हें लाइन किसके साथ जोड़नी है? क्यू के साथ जोड़नी है। या तो क्यू के साथ, लास्ट में तुम्हारे क्या आया? क्यू आया ना, तो तुम्हें क्यू के साथ एस जोड़ना है, क्यू के साथ पी जोड़ना है, दोनों में से एक जोड़ना है। या तो क्यू के साथ एस जोड़ोगे या पी जोड़ोगे। क्यू देख लो, यंग शूटी जो है सेलेक्ट किया गया था ओलंपिक स्क्वाड के लिए, है ना, ओलंपिक स्क्वाड के लिए सेलेक्ट किया गया था। क्यों सेलेक्ट किया उसको? ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एट द नेशनल लेवल। उसको सेलेक्ट किया गया क्योंकि उसका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था नेशनल जो है ट्रायल्स में। लेकिन ही लैक्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। नेशनल तो है, उस आधार पर उसको क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई क्यू का पेयर जो है किसके साथ बनेगा? साफ साफ क्यू का पेयर बनेगा एस के साथ। क्यू का पेयर किसके साथ बनेगा? एस के। तो क्यू का पेयर एस के साथ बनेगा, तो आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी। आंसर बनेगा क्या हमारा? सी फॉर कैट बनेगा। मुझे लगता है बात आप समझे होंगे, मुझे लगता है बात आप समझे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। द अपडेट एनहेंस्ड ensuring and data across user devices blah blah blah। आसान लग रहा है सेंटेंस देखने में, लेकिन बनाना जरा कैसे बनेगा एक बार देखना क्या बन सकता है सेंटेंस का। 5 7 10 सेकंड ले लो, इतना टाइम तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूं। ठीक है, बताओ भाई, कुल मिलाकर एक बात समझनी चाहिए तुम्हें। अपडेट जो है वो सब्जेक्ट है, अपडेट वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो कोशिश करो जो है इसके बाद वर्ब रखो। अपडेट के बाद क्या रखने की कोशिश करो? वर्ब रखने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं अगर तुम समझ पा रहे हो
सब्जेक्ट के साथ वर्ब आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। द अपडेट, वो अपडेट एंश्योरिंग सिक्योरिटी, एनहेंस्ड एनक्रिप्शन एंड डेटा ऑटोनॉमी अक्रॉस यूजर डिवाइसेस। ठीक है, अपडेट ने क्या किया है, अपडेट ने क्या किया है, अपडेट ने, देखो ये तो हमारी आ गई वर्ब, केवल वर्ब यही। तुम कहोगे सर आईएनजी आ जाए, बोले एंश्योरिंग भी तो वर्ब है। भाई एंश्योरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, इसके साथ इजएमआर वाजवर आता तो मैं एक बार को कंसीडर कर लेता। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि पी आ नहीं सकता, आ सकता है। आईएनजी फॉर्म या तो हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का कहीं काम कर रही हो, किसी और तरीके से आई हो, बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं जनरल चीज की तरफ पहले भागो। एक्सेप्शनल तो बात अलग है कि हाँ मैं मान लूं कि ये भी आ सकता है जी, कोई बात नहीं, मान लिया आ सकता है। जनरल चीज की तरफ पहले भागो कि भाई सब्जेक्ट है तो वर्ब की तरफ देखो। वर्ब क्या है, एनहेंस्ड एनक्रिप्शन। अपडेट ने क्या किया, एनक्रिप्शन को एनहेंस किया। तो मेरे हिसाब से मुझे पहले क्यू वाला ऑप्शन चेक करना चाहिए, मुझे वहीं जाना है। अच्छा, अच्छी बात देखना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है, पी क्यू और एस। आर तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है ही नहीं साहब, स्टार्टिंग स्टेटमेंट केवल पी क्यू और एस है। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्यू की तरफ जाता हूं, जरा देखना, द अपडेट एनहेंस एनक्रिप्शन एंड ऑटोनॉमी, आपने एंड ऑटोनॉमी। अब एक बात देखना जरा, क्या ये दोनों पेयर ठीक नहीं बैठ रहे? अब तुम कहोगे ये कैसे ठीक बैठ रहे हैं साहब, ये आपने क्या बात बताई कि ये ठीक बैठ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं बच्चे, ये ठीक ऐसे बैठ रहे हैं कि एनक्रिप्शन एक नाउन है, अपडेट ने क्या एनहेंस किया, अपडेट ने एनहेंस किया एनक्रिप्शन एंड डेटा ऑटोनॉमी। ठीक है, डेटा ऑटोनॉमी उसने जो है एनहेंस किया है, और एनक्रिप्शन एनहेंस किया है। अब एनक्रिप्शन, व्हाट्सएप एनक्रिप्शन आप देखते होंगे, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। मैंने कहा मीनिंग की बहुत सारा जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल ये कह रहा हूं जरूरत है, ज्यादा नहीं है कि तुम उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। अपडेट ने एनहेंस किया, क्या एनहेंस किया, एनक्रिप्शन और डेटा ऑटोनॉमी। दोनों नाउन है, और दोनों नाउन को किससे जोड़ा गया, एंड से। तो मेरे हिसाब से आर क्यू के बाद जो है आर आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखना, डेटा ऑटोनॉमी को जो है उसने एनहेंस किया, उसके बाद आप कह रहे हो पी, और इन दोनों को करने से क्या हुआ, एंश्योरिंग सिक्योरिटी। इनको करने से सिक्योरिटी जो है एंश्योर हो रही है अक्रॉस यूजर डिवाइसेस, जितने भी यूजर डिवाइसेस हैं उन सब में जो सिक्योरिटी है वो एनहेंस हो रही है। पी आ गया, एस आ गया। मेरे हिसाब से ऑप्शन ठीक है, कोई समस्या की बात है नहीं, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ और, अब देखो ये अक्रॉस यूजर डिवाइसेस कहाँ की बात चल रही है, प्लेस की बात चल जाए, या फिर आप बात कर रहे हो कि किसके फ़ोन में है ना, किसके फ़ोन में, यूज़र डिवाइसेस में। तो ये जो अक्रॉस यूज़र डिवाइसेस है ना, ये एस वाला जो पोर्शन है, अगर आप समझदार हो तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये वाला ये अक्रॉस यूज़र डिवाइसेस की पॉसिबिलिटी इन जनरल लास्ट में ही बनती है, कि इस अपडेट से फ़ायदा हुआ है, डेटा ऑटोनॉमी हुई है कि भाई तुम्हारा डेटा तुम्हारे ही पास रहेगा, एनक्रिप्शन हुआ है, कोडेड डेटा हो गया, और इससे सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा एंश्योर हुई है, कि एंश्योर सिक्योरिटी हुई। लेकिन किस में हुई है, अक्रॉस यूजर्स, जो भी यूजर्स हैं, यूजर डिवाइसेस हैं, उनमें ये सारे काम हुए हैं। तो इन जनरल ये सारी बातों के बाद में अक्रॉस यूजर डिवाइसेस जो है आना चाहिए। तो ये भी तुम देख सकते हो कि एस जो है वो लास्ट में है, ये भी तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। आंसर बनेगा क्या, बी फॉर बॉल। आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक स्लो डाउन। उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस हैं पी क्यू आर एस, 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट देख लो, तो अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग स्टेटमेंट में तो पी क्यू आर एस, चारों के चारों ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन सकते हैं। पी बन सकता है, क्यू बन सकता है, आर बन सकता है, एस बन सकता है, चारों बन सकते हैं साहब। मैंने फिर वही बात बताई, अगर तुम्हें सब्जेक्ट मिले, आर्टिकल दा लगा है, इसका मतलब स्लो डाउन नाउन नहीं होगा। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा साहब, ये सब्जेक्ट दे दिया उसने। मैंने तुमसे कहा अगर वो सब्जेक्ट बने तो पॉसिबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि आपको वर्ब वाले हिस्से को चुनना है। फिर वही बात है, हो सकता है आंसर गलत हो जाए, श्योरिटी नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि सब्जेक्ट अगर दिया है तो कौन से हिस्से से शुरुआत हो रही होगी, वर्ब वाले से। उस वर्ब वाले हिस्से को चेक करो, उसके 4 ऑप्शन देखो, और तुम्हें लगता है नहीं हो सकता उससे स्टार्ट, तो किसी और पे जाएंगे, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा वही होना चाहिए। अब मैं वही कह रहा हूं, जैसे मैं मान लेता हूं इकोनॉमिक स्लो डाउन के मामले में वर्ब ही आ गई, हैज लेड, तो अगर तुम एस से चेक करोगे और वही तुम्हारा आंसर निकल जाए, वो तुम्हारा मीनिंगफुल बन रहा हो, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। स्टार्ट तो कहीं से कर लो, पी से कर लो, क्यू से कर लो, आर से कर लो, चेक तो कोई सा भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन टाइम बचाना है ना। तो सब्जेक्ट अगर दे दिया तो किसकी तरफ जाओ, वर्ब वाले की तरफ जाना है। अब जरा देख लो, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है उससे क्या होता है, हैज लेड टू जॉब लॉसेस। इकोनॉमिक स्लो डाउन, लेड मतलब नेतृत्व करना, हमें कहां ले गया है, जॉब लॉसेस की तरफ ले गया है। तो भैया हमने एस से स्टार्ट कर लिया साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगर एस के बाद बात करूं तो क्यू आया है, कहां, जॉब लॉसेस कहां हुए हैं,
इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। जॉब लॉसेस का इकोनॉमिक स्लो डाउन से, कि मंदी आ गई है, मंदी से जॉब लॉस हुए हैं, किसमें? मल्टीपल इंडस्ट्रीज में। तो भाई एस के बाद तो क्यों आना बनता है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ही क्या हुआ होगा, जॉब लॉस हुआ होगा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, मैं आपसे कहूं उसके बाद क्या, इसके बाद जो है आर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आ जाओ जरा, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैज लेड टू जॉब लॉसेस इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम एंड रिड्यूसिंग जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग। एक बात बताओ, यहां पे एंड आ गया, एंड आने का मतलब है इसके बाद में भी कोई बात होगी, क्योंकि जब एंड कंजक्शन बना है तो अपने बाद में कुछ तो लेगा साहब, ऐसा थोड़ी है एंड आ गया तो बस अपना छोड़ दो। एंड पे कौन सा सेंटेंस लास्ट होता है, एंड का मतलब और, अब और आगे कुछ होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आर कभी भी लास्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, आर कभी भी कौन सा स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लास्ट नहीं हो सकता। जरा ये देखना, आर लास्ट दे रखा है, काट दो, आर लास्ट दे रखा है, काट दो, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, एक चीज और, एक चीज आप ये भी समझो कि स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम को स्ट्रेन कर रहा है, एकदम लोग बाग अपने जो है पैसे कम खर्च कर रहे हैं, एंड रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब तुम ये बात समझो, अगर मैं दो ऑप्शन ले लूं, रिड्यूसिंग जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग और स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम, और दोनों के बीच में एंड आया है, इसका मतलब एंड किस बात को कह रहा है, एंड ये कह रहा है कि हाउस होल्ड इनकम ये भी नाउन है और कंज्यूमर स्पेंडिंग ये भी नाउन है। इन दो नाउन को जोड़ने के लिए किसका यूज किया आपने, एंड का यूज किया। अगर इन दो नाउन को जोड़ने के लिए बेटे एंड का यूज कर लिया, तो एक बात बताओ, ये बात क्लियर है कि आर के बाद पी आएगा, ये बात क्लियर है कि आर के तत्काल बाद किसका प्रयोग करेंगे, पी का। अगर आर के तत्काल बाद पी का प्रयोग करेंगे, जरा देखना उल्टा हो गया। अरे आर के बाद पी आएगा क्योंकि एंड लगा है, एंड के बाद वो वाला हिस्सा आएगा ना, एंड के बाद दूसरा वाला हिस्सा आएगा, तो ये तो गलत हो गया साहब, पी आर तो हो नहीं सकता। अच्छा देखना, आर के तत्काल बाद पी आएगा, ये बीच में एस क्या कर रहा है, बीच में एस की कोई जरूरत ही नहीं है। बीच में एस कैसे आ जाएगा, जब तुमने एंड लगा दिया। कंजक्शन दो चीजों को जोड़ेगा, अपने से पहले नाउन, अपने बाद नाउन, तो ये गलत हो गया है ना। जरा देखना, आर के बाद पी आना चाहिए, यहां क्या दे रखा है, पी के बाद आर, तो ये गलत हो गया। अगर इतनी बात समझ गए तो जरा देखना, आर के तत्काल बाद पी दे रखा है क्या, आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉल। इतने सारे लॉजिक हैं। मैंने कहा ये वाला जो मैंने कहा ये वाला ऑप्शन जो है कि भाई एंड लगा हुआ है तो लास्ट नहीं हो सकता, यहां से आपने एक ऑप्शन काट लिया। देखने के नजरिए होते हैं बहुत सारे, आपने एंड को देख के डिसाइड करा कि ये दोनों जो हैं ये पहले होगा, पी आर पहले आएगा, पी बाद में आएगा, इससे आपने तीन ऑप्शन काट लिए। आंसर क्या बन गया, बी फॉर बॉल। ये भी ना सोच पा रहे, मान लेते हैं टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास कि यार मेरे तो समझ में आई ना रहा, क्या करूं, समय कम है, 1 2 10 15 सेकंड बचे हैं। तो एक बात बताओ, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट आएगा उसके साथ कौन आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब कौन है, हैज लेड। अगर तुमने इस तरीके से चुना होता तो भी तुम क्लियर कर सकते हो कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट एस है और स्टार्टिंग स्टेटमेंट एस है, तो जरा देख लो, तो भी तुम आंसर बी तक पहुंच गए। तो देखने का नजरिया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ जरा, बी फॉर बॉल हो गया। नेक्स्ट देखो, ओह थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, मजेदार सा, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, दिखना तो चाहिए यार, मैं और बड़ा कर देता हूं आपकी जो है सुविधा के लिए। हाँ जी, द प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो पढ़ूंगा नहीं साहब, मैं तो तुमसे कह रहा हूं तुम पढ़ो, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा इतना। अब देखो क्वेश्चन लग रहा है डरावना, ऐसा लग रहा है भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या होगा, है कुछ नहीं इसमें, बहुत बकवास क्वेश्चन है, समझे, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। एलिमिनेट करना तुम्हें आना चाहिए, एलिमिनेट करना आना चाहिए। एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी देखनी है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट देखो, 1 2 3 4, मतलब अगर तुम ये पता कर लो कि पहले नंबर पे कौन आएगा तो तुम्हारा आंसर तो क्लियर है। 1 2 3 4 पता करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें जो है टाइम चाहिए समझने के लिए तो पॉज करके देख लेना, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। द प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन वॉज, प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन, इट्स फॉर्मेशन मतलब इसकी फॉर्मेशन में। अब भैया इट्स मतलब किसकी फॉर्मेशन में, ये बताओ पहले तो। मैं तुमसे कहूं इट्स फॉर्मेशन, इट्स मतलब इट मतलब ये है, इट होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर आप प्रोनाउन जानते हैं थोड़ा बहुत तो इट होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है वो किसके लिए आता है, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आया होगा। जैसे पूरी क्लोज लिखता हूं उसके बदले इट का यूज करते हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिसके बदले इट का यूज हुआ होगा। अगर तुम शुरू में इट कह दे रहे हो तो फिर वही बात मैंने अभी बताया, किसी नाउन के बदले प्रोनाउन आएगा ना, तो इट आया होगा तो किसी के बदले आया होगा। इस बात का मतलब ये बात तो पक्की है कि 1 नंबर जो है, 1 नंबर पहला नंबर स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। आ जाओ जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर भी। फॉर्मेशन वॉज द कोलोराडो रिवर। अब जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम कभी इसको पढ़ रहे होते तो तुम्हें इट्स देखते समझ में आना था कि ये ऑप्शन मैं काट दूं, समझे नहीं, हालांकि आगे भी पढ़ना है लेकिन पहला ऑप्शन काट दिया। फिर देखो, वॉज द कोलोराडो रिवर, एक रिवर का नाम यूज करा आपने, द कोलोराडो रिवर, विच ग्रेजुअली
कार्व्ड थ्रू लेयर्स ऑफ रॉक डीपनिंग एंड वाइडनिंग द कैनियन। ठीक है साहब, मान लेते हैं। नेक्स्ट आओ, द ग्रैंड कैनियन वॉज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ जियोग्राफिकल एक्टिविटीज एंड इरोजन। मान लेते हैं साहब, आ जाओ आगे चलते हैं। वेदर आप कह रहे हो वेदरिंग फ्रॉम विंड रेन टेम्पेस्ट रॉक फॉर्मेशन। ठीक है साहब, अब एक बात बताओ, कैनियन की बात चल रही है, द ग्रैंड कैनियन और कैनियंस। ठीक है साहब, आ जाओ अभी बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन में एक चीज देख रहे हो, आपने जो कैनियन की बात करी, आपने कहा द ग्रैंड कैनियन और आप कह रहे हो कैनियंस। फिर वही बात, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों में फर्क होता है साहब। अगर आपने कोई चीज़ फुल फॉर्म में कही है, कोई चीज़ शॉर्ट फॉर्म में कही है, तो ये बात पक्की ध्यान रखना कि फुल फॉर्म पहले आएगी, शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगी। फुल फॉर्म पहले आएगी, शॉर्ट फॉर्म कहाँ आएगी, बाद में। ये हो ही नहीं सकता कि शॉर्ट फॉर्म पहले दे दे, फुल फॉर्म बाद में दे दे। ना 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 ना, फुल फॉर्म पहले, शॉर्ट फॉर्म बाद में। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 2 पहले आएगा साहब और 3 बाद में आएगा। क्रम जो होगा 2-3 होगा। क्रम जो होगा क्या होगा, 2-3 होगा। और अगर तुम 2-3 का क्रम समझ गए तो जरा ऑप्शन कोई काट सकते हो क्या, देखना। 2 से पहले 3 आ गया, 2 से पहले क्या आ गया, 3 आ गया, जबकि मैंने कहा पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। इस ऑप्शन को भी काट दूं, काट दूं। 2 से पहले 3 आएगा क्या, देखना जरा। 2 से पहले 3 दे दिया, गलत है। 3 से पहले कौन आएगा, 2 आएगा, पहले 2 आएगा। ये ऑप्शन भी कट हो गया साहब, बिल्कुल कट हो गया। क्या बचा जरा देखना, 2 पहले आया क्या, अरे बताओ, 2 पहले आया कि नहीं आया, 2 पहले आया, 2 पहले आया, 3 बाद में आया। आंसर क्या बना, सी फॉर कैट। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अब तुम इसमें बोले मैं तो पूरा अर्थ समझूंगा भाई साहब, इसके बिना ही, उसके बिना तो मैं मानूंगा ही नहीं। नहीं भाई, थोड़ा लॉजिकल भी चलना चाहिए। इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ के समझ के लॉजिकली क्रम में लगा के तुम अपना क्यों टाइम फोड़ोगे भाई। बहुत टाइम है तो ठीक है, अब तो वैसे भी 60 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है, 60 मिनट तो बहुत होते हैं। इंग्लिश जनरली अगर आप करने की कोशिश करें तो 40 मिनट का काम है, मुश्किल से 35 से 40 मिनट का काम इंग्लिश है। 100 क्वेश्चन 35 से 40 में आराम से हो जाते हैं। लेकिन अब तो तुम्हारे पास टाइम है, पूरा पढ़ लेना साहब, कोई समस्या नहीं है। आ जाओ, 2-3 वाली बात क्लियर हो गई ना। अच्छा मैं एक लॉजिक और दे सकता हूं तुम्हें अगर तुम चाहो तो। चौथा ऑप्शन पढ़ना, टेक्टोनिक जो है अपलिफ्ट ऑफ द कोलोराडो प्लेट्यू इंक्रीज द रिवर्स फ्लो। जरा देखना, रिवर्स फ्लो, कौन सी रिवर की बात चल रही है साहब। एक रिवर का आपने नाम यूज किया था, कोलोराडो रिवर। इस बात का मतलब है पूरा नाम पहले, आधा नाम बाद में। रिवर को दा रिवर कहने का मतलब है आपने नाउन पहले यूज कर लिया, उसी को तभी तो दा लगाया। एक चीज पहले बता दी, उसके बाद आपने उसको स्पेसिफिक करा, आपने दा लगा दिया रिवर से पहले, या रिवर का पूरा नाम नहीं लिखा। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि भाई साहब 1 नंबर पहले आएगा और 4 नंबर बाद में आएगा। 1 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, क्योंकि पूरा नाम पहले, आधा नाम बाद में। 1 पहले 4 बाद में, ये तो ठीक है। अब देखो ये उल्टा हो गया, इसको देख लो, 4 पहले 1 बाद में, ये गलत। अगर तुम ऐसे देखना चाह रहे हो, 1 पहले 4 बाद में, 1 पहले 4 बाद में, 1 पहले 4 बाद में, 1 पहले 4 बाद में। तो एक ऑप्शन यहां से भी काट सकते हो। एक सेंटेंस में कई सारे रास्ते होते हैं जाने के, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किससे चले जाओ, कोई समस्या की बात नहीं है। मुझे लगता है सेंटेंस का आंसर आ गया होगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर देखो, ही को फाउंडेड एप्पल। अब देखो 1 2 3 4 है। अगर मैं तुमसे ऑप्शन की बात करूं, ये मजा आया था, ऑप्शन कितने आसान है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट देखो 1 2 3 4 चारों हैं, 1 2 3 4। अगर हम ये पता कर लें कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या होना है। अब देखो पहले नंबर में ही आपने ही का यूज कर दिया। अरे ही कैसे हो जाएगा, ही किसके लिए आया ये तो बताओ पहले। ही मतलब कौन, किसके लिए आया ही, मतलब पहला तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा साहब, ये हो गया गलत। उसके बाद आपने कहा स्टीव जॉब्स, आपने नाम बताया किसी का। आपको ये बात समझ में है कि स्टीव जॉब्स के बाद कौन आएगा, ही आएगा। अरे जब आपने स्टीव जॉब्स कह दिया, स्टीव जॉब्स आपने नाम लिया, उसके बाद आपने ही का यूज किया, ये बात यहां से क्लियर होती है कि 2 के बाद 1 आएगा। ये बात यहां से क्लियर होती, पहले 2 आएगा उसके बाद में 1 आएगा, पहले 2 आएगा उसके बाद में 1 आएगा। देखना जरा, 2 1 1 2 हो गया, गलत हो गया, ये गलत, तो ये गलत। जरा देखना, 1 2 हो गया, देखना 1 2 गलत, देखना 1 2 हो गया क्या, गलत। क्या बचा, मैंने कहा पहले 2, पहले सेकंड नंबर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट केवल कौन से में है, बी फॉर बॉल में। हो गया आंसर। क्या ही इसमें आफत थी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नाउन प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा। सीधी सी बात है, किसी नाउन को पहले से ही नहीं कह सकते। ही तब कहोगे जब उसका इंट्रोडक्शन हो चुका। मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय एंड ही हेल्प्स एवरीवन। जब तुम राम कह दिया तभी तो तुम उसको ही कह पाओगे। जब तक तुम नाउन ही नहीं बता पा रहे तो ही कैसे बता दोगे। तो वही कहानी है, बहुत आसान काम है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलो, बताओ भाई। द एथलीट ट्रेन रिलेंटलेसली, उसके बाद ही, उसके बाद ही, उसके बाद ही। अब भाई फिर से वही बात, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या क्या है, 1 1 1 और 2।
आपने एथलीट कहा और एथलीट को आपने तीनों सेंटेंस में क्या कहा, ही कहा। इस बात का मतलब है अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट किससे ही होगा, स्टार्ट एथलीट से ही होगा, 2 नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। स्टार्टिंग स्टेटमेंट 1 ही होगा। 1 नंबर देख लो भैया, 1 1 1, तीनों में 1 है। अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी कि तुम इस बात को कैसे समझ पाओ कि सेकंड आएगा, थर्ड आएगा या क्या आएगा। एक बार टाइम दे दो थोड़ा सा, कोई समस्या नहीं है, मुझे कौन सी जल्दी है। आ जाओ, देखो जरा भाई क्या कर सकते हैं। देखो भाई मैं समझा देता हूँ। एथलीट जो है उसने ट्रेन किया बहुत ज़्यादा, ठीक है नहीं, बहुत सारी उसको इंजरीज हुई, उसके बाद उसने क्या किया, क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए, और उसके बाद उसने इंस्पायर किया यंग प्लेयर्स को। तुम एक बात बताओ, सबसे पहले ट्रेनिंग लेगा, बिल्कुल सही बात है। ट्रेनिंग के बाद बहुत, जब तुम ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हें इंजरीज होती हैं, दूसरे नंबर पर इंजरी होंगी। इंजरी के बाद तुमने बहुत सारी इंजरी ली, उसके बाद तुम किस में पहुंच गए, क्वालिफाई कर लिया तुमने फाइनल्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। और जब तुम कुछ कर लेते हो तभी तुम किसी को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। तो उसने यंग प्लेयर्स को क्या किया, मोटिवेट किया। अगर मीनिंग देखो तो बहुत आसान काम है। बी फॉर बॉल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 नंबर। देखना जरा, अब फिर से वही बात है, अगर तुम समझदार हो तो तुम देख लो जरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है, 1 4 और 2, 4 है, 1 है और क्या है, 2 है। जरा देखना, हिज ऑब्जर्वेशन तुमने कह दिया। हिज कहने का मतलब है कोई व्यक्ति की बात चल रही होगी ना, तभी तो उसको हिज कहा गया है। किसकी बात चल रही है भाई साहब, कहीं है, चार्ल्स डार्विन की बात चल रही हो सकता है चार्ल्स डार्विन की बात हो, चलो साहब मान लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम तो आ गया, इसका मतलब उसको क्या कहा गया होगा, उसको ही कहा गया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ पहला नंबर गलत है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट 1 नंबर तो नहीं हो सकता, 1 नंबर स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मैंने काट दिया। स्टार्टिंग स्टेटमेंट या तो 2 होगा या 4 होगा। एक बात बताओ, यहाँ तुमने चार्ल्स डार्विन कह रखा है, यहाँ तुमने डार्विन कह रखा है, फिर वही बात आ गई। चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है, डार्विन छोटा नाम है। यहां से मुझे एक बात क्लियर होती है कि 2 नंबर तो पहले आएगा साहब, 2 नंबर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। 2 पहले 4 बाद में। जरा देखना, 4 2 उल्टा हो गया ना, क्या हो गया, उल्टा हो गया, काट दो। जरा देखना, 2 पहले 4 बाद में, 2 पहले 4 बाद में, दोनों में सही है 2 4, क्रम में यही तो चाहिए 2 और 4, ये दोनों काट दिए, 2 ही बचे। अब बात आपसे पूछ रहा है कि बेटा ये बता दे, 1 3 करूं या 3 1 करूं, 1 3 करूं या 3 1 करूं। अब तुम्हें ये देखना 1 3 या 3 1। जरा साहब देखना 3 नंबर क्या कह रहा है, दिस लेड हिम, ठीक है 3 नंबर, और 1 नंबर कह रहा है हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखो भैया 1 और 3 के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ इसके अलावा तुम्हें मदद नहीं मिल पाएगी। मैं तुमसे कहूँ इसके अलावा तुम्हें मदद मिल जाए, कुछ नहीं मिल पाएगी। अब तुम्हें थोड़ा सा जानना पड़ेगा, हो सकता है ऐसी काम चल जाता। अब थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, क्या हमें पता है पहले 2 फिर 4, पहले 2 4 पढ़ो। कोई आइलैंड है जो बहुत फेमस है अपने डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए, और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की, उसके बारे में जो है उसके बारे में बात कर रखी है। चलो साहब 2 नंबर, 2 के बाद 4, डार्विन ने ऑब्जर्व किया द फिंचेस ऑन डिफरेंट आइलैंड्स हैड डिस्टिंक्ट बीक शेप्स सूटेड टू देयर स्पेसिफिक डाइट्स। फिंचेस मतलब बर्ड्स की बात चल रही है, एक तरीके से आप ये मान लो, जो बर्ड्स होती हैं, एक स्पेसिफिक बर्ड्स होती हैं अपने जो है, उनकी बात चल रही है, उनको फिंचेस कहा गया है। डिफरेंट आइलैंड्स पर जो है अलग अलग प्रकार की बर्ड्स होती हैं, और उनकी जो बीक, उनकी जो चोंच की शेप होती है, सूटेड टू देयर स्पेसिफिक डाइट्स, उनकी डाइट के हिसाब से होती है, जैसी उनकी डाइट है उस हिसाब की उनकी चोंच होगी। बढ़िया साहब, 1 4। उसके बाद हिज ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू हिज ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसकी उसने जो ऑब्जर्वेशन करी है साहब, उससे क्या हुआ, कंट्रीब्यूट करा उसने किताब में, और किताब किस पर लिखी गई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। पहला नंबर ये है, तीसरा पढ़ लो, दिस लेड हिम टू पर्पस द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर स्पीसीज इवॉल्व ओवर टाइम टू अडेप्ट देयर एनवायरमेंट। देख लो साहब, तीसरे और पहले में यही फर्क है कि तीसरे और पहले में ये बात है, तीसरे पॉइंट में ये बताया गया कि ये वाली जो बात कि उनकी डाइट के हिसाब से उनकी जो है चोंच जो है वो चेंज हो गई, बीक जो है वो चेंज हो गई, ये जो चीज है उसने उसको लेड किया, उसका नेतृत्व किया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जानने के लिए, और कैसे एनवायरमेंट के हिसाब से चीजें अडॉप्ट कर लेती हैं इस बात को जानने के लिए। उसके आगे आपने कहा कि उसने अपनी बुक लिख दी, और उसकी जो बुक है उसमें काफी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अगर तुम समझदार हो तो ये बात तुम्हें पता हो कि बुक लिखने का काम पहले होगा बाद में होगा। पहले वो पता करेगा नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद वो बुक लिखेगा। कहने का मतलब 3 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर बाद में आएगा, 3 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर बाद में आएगा। आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। बात समझ में आ गई ना। चलो
10 नंबर देखो यार, फेमिनिज्म बिगिन एज अ फाइट फॉर वुमेन्स सफरेज ब्ला 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 ब्ला। स्टार्टिंग स्टेटमेंट देख लो, चारों हैं भाई साहब एक है, दो है, तीन है, चार है, देख लो, एक ये रहा, चार ये रहा, तीन ये रहा, दो ये रहा, चारों के चारों स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है साहब। देखो, अगर मैं सेंटेंस देखूं ध्यान से तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि फेमिनिज्म की बात चल रही है भैया, बहुत अच्छी बात है, फेमिनिज्म की बात चल रही है, और यहां आपने फेमिनिज्म को कह दिया द फेमिनिज्म, कहीं लिखा देखा था मैंने अभी, फेमिनिज्म यहाँ पीछे बड़ा दिखता है ना, एक सेकंड, फेमिनिज्म द फेमिनिज्म, ये रहा ना, फेमिनिज्म और द फेमिनिज्म। अब देखो यहां से भी तुम अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, नहीं, स्पेसिफिक और जनरल, जनरल और स्पेसिफिक। फेमिनिज्म नॉर्मल कहा आपने, व्यूड द फेमिनिज्म मूवमेंट, अब तुमने फेमिनिज्म को स्पेसिफिक बता दिया, ठीक है, जनरल स्पेसिफिक, जनरल स्पेसिफिक, जनरल चीज़ पहले आती है, स्पेसिफिक बाद में आती है ना कभी भी तुम किसी चीज़ को लिख रहे हो नॉर्मल, है ना, राम इज़ अ बॉय, द बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, तो पहले राम को एक लड़का कहा, लेकिन लड़का जब आपने डेफिनेट कर दिया तब वो एक की जगह दा में चेंज हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक में और तीन में कौन सा पहले आएगा, तो तुम इस बात को समझोगी एक नंबर पहले या तीन नंबर पहले। देखो सीधी सी बात है कि एक नंबर कहाँ आएगा, पहले आना चाहिए, एक नंबर कहाँ आना चाहिए, पहले आना चाहिए, और तीन नंबर उसके बाद में आना चाहिए, है ना। आर्टिकल से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, हालांकि एक आधा परसेंट ये 19-20 भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, 99% ठीक रहेगा, एसएससी लेवल पे तो नहीं ही होगा। एक बात मुझे क्लियर है कि एक नंबर पहले, उसके बाद तीन नंबर, है ना, एक तीन होना चाहिए, एक तीन है, एक तीन है, एक तीन है, एक तीन है, तीन एक है, गलत, तीन एक है, गलत, दो बचे, एक तीन एक तीन, आ जाओ जरा, अब जरा देख लो, अब आपके पास स्टार्टिंग स्टेटमेंट बचे एक और चार, क्योंकि आपने दो और तीन तो काट दिया, अब स्टार्टिंग स्टेटमेंट एक हो या चार हो। अब जरा देख लो, पहला और चौथा पढ़ लो साहब, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फेमिनिज्म बिगन एज अ फाइट फॉर वुमेन सफरेज एंड देन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वर्क प्लेस इनइक्वालिटीज एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। फेमिनिज्म कैसे बिगिन हुआ, वुमेन सफरेज को लेके, उसके बाद जो है एक्सपेंड हुआ सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेके, वर्क प्लेस इनइक्वालिटीज़ को लेके, और जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके फेमिनिज्म जो है आगे बढ़ा। या तो ये बात पहली हो सकती है, या चौथा देख लो, द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रिफ्लेक्टिंग चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड एंड द स्ट्रगल्स फॉर जेंडर इक्वालिटी। चलो साहब मान लेते हैं। अब तुम एक बात बताओ, पहले तुमने बताया कि जो फेमिनिज्म है वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने फेमिनिज्म के इवोल्यूशन की बात करी, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फेमिनिज्म हैज़ बीन बिगन, ठीक है, नहीं, तो उसकी जर्नी क्या रही, चेंजिंग जो है जो है सोसाइटल एट्रीब्यूट्स कैसे कैसे चेंज हुए, क्या स्ट्रगल उन्होंने जेंडर जो है इक्वालिटी के लिए झेला। तो बच्चे ये है बेसिक कहानी, फेमिनिज्म क्या है, कैसे शुरू हुआ, वुमेन के जो है सफरेज राइट को लेके, वोटिंग राइट को, सफरेज राइट मतलब वोटिंग राइट की बात चल रही है, उसके बाद वो कैसे सोशल जो है डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करती हैं। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है बच्चे, ये बेसिक स्टेटमेंट है फेमिनिज्म का, कि भाई कैसे कैसे फेमिनिज्म जो है स्टार्ट हुआ। इसमें बताया गया है कि जो सबसे पहले लड़ाई हुई वो वोटिंग की हुई, याद करोगे अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें तुम देखोगे कि भैया सबसे पहले इसी बात की लड़ाई थी कि वुमेन्स को वोट का भी अधिकार नहीं है, समझे। आधे टाइम तक तो क्या, बहुत सी कंट्रीज में तो 1991 तक जो है वुमेन को जो है अधिकार नहीं दिए गए, वोटिंग राइट्स दिए ही नहीं गए, ठीक है, नहीं, तो वही चीज़ है। तो मैं अगर बात करूं, ये सबसे पहला पहलू है, और उसके बाद उसके इवोल्यूशन को बताया गया कि जब फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ तो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो मेरे हिसाब से पहला नंबर पहले आएगा और चौथा नंबर कहाँ आएगा, बाद में आएगा। अगर पहला पहले आएगा चौथा बाद में आएगा, तो देख लो, पहला पहले आएगा चौथा बाद में आएगा, ठीक है। आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर बनना चाहिए 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैंने गड़बड़ करी है क्या कुछ, या मुझे ऐसा लग रहा है। वुमेन सफरेज की राइट की बात चल रही है, फेमिनिज्म हैज बिगन ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रिफ्लेक्टिंग चेंजेस सोसाइटल स्ट्रगल ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, ठीक है साहब, 4 नंबर में तो ये आ गया। नहीं गाइज, मुझे लगता है पहला नहीं आएगा, पहले पहले 4 नंबर ही आएगा, क्योंकि
यार ये बहुत उन्होंने जो सफरेज बता दिया और इंक्लूड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वर्क प्लेस इनइक्वालिटी बता दी, रिपोर्टर, और नीचे जो बात करी रिफ्लेक्टिंग चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वालिटी। नहीं यार, ये बेसिक रूप है। मतलब मैं अगर बात करूं वुमेन सफरेज को और उसको सोशल डिस्क्रिमिनेशन में कैसे इंक्लूड करें, सबसे पहले तो जर्नी कह रहे हो, तो जर्नी क्या रही, ये जर्नी रही। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी क्या रही, ये रही कि आपने सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करा, वर्क प्लेस इनइक्वालिटी का सामना करा, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही ये वाली। तो मेरे हिसाब से 4-1 होना चाहिए बच्चे। क्या होना चाहिए? 4-1 होना चाहिए, है ना। देखो एक बेसिक डिफरेंस होता है, कई बार देखो हो जाता है गड़बड़ कि भाई हाँ ठीक है, मैंने फेमिनिज्म को बेसिक देख के मैंने पहले नंबर पर रख दिया, लेकिन नहीं। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी क्या रही, और रिफ्लेक्टिंग जो है चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स, कैसे कैसे चेंज हुआ कि वुमेन को भी राइट दिया जाना चाहिए, ये वाली बात के बाद आप इसको बताओगे, ठीक है। इसका जो डेस्क्रिप्टिव वर्जन है वो 1 है, ठीक है। तो 4-1 आप चुनोगे मेरे हिसाब से, जो है डी फॉर डॉग। आ जाओ जरा नेक्स्ट। चार ऑप्शन है, एक फिर जैसे तुम्हें ही दिख गया तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए। वैसे तो अच्छी बात यह है, जरा देखना चारों में स्टार्टिंग स्टेटमेंट 1 है, 1 1 1 और 1। तो इस बात का मतलब है पहले नंबर से स्टार्ट करना है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है। फ्रैंकलिन जो है हाइपोथेसाइज्ड दैट लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। फ्रैंकलिन ने जो है ये बात निकाली, ठीक है साहब, क्या कहेंगे? देखो अब तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा कुछ डिसाइड करने के लिए है नहीं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग स्टेटमेंट का तो खेल खत्म कर दिया, है ना। उसने स्टार्टिंग स्टेटमेंट का तो खेल खत्म कर दिया। एक चीज़ तुम्हें मदद कर सकती है यहाँ पे, फ्रैंकलिन नाम का व्यक्ति है और उसको ही कहा गया है ना। तो आप ये कह सकते हो 1 और 2, 1 नंबर या फिर 2 नंबर, दोनों में फ्रैंकलिन कहा गया है। आप ये कह सकते हो 1 और 2 को, कि आप ये कह सकते हैं 3 नंबर जनरली बाद में आएगा। 3 नंबर इन जनरल किस में आएगा? बाद में आएगा, ये कह सकते हैं ना, क्योंकि 3 नंबर में आपने ही कह दिया। तो अगर 3 नंबर में ही कह दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि बाद में आएगा। लेकिन फिर वही बात है ना, हो सकता है कि आप दो फ्रैंकलिन दे दिए। क्या दे दिए? 2 फ्रैंकलिन दे दिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 के बाद में आया हो, 1 के बाद में 3 आया हो, या फिर 2 के बाद में 3 आया हो और फिर बाद में 1 या 2 आ गए हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहां से केवल एक मदद हो सकती थी, फ्रैंकलिन और ही को देख के, कि ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। लेकिन उसने ऑप्शन ही खत्म कर दिया। अगर कोई ऑप्शन 3 नंबर से होता तो मैं उसको काट देता कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेटमेंट प्रोनाउन ना होकर नाउन होगा, मान लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये हमें पता है पहला नंबर हमारा ऑप्शन है। इसको हमने समझ लिया कि जो फ्रैंकलिन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइपोथेसाइज किया इस बात को कि लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कि लाइटनिंग जो है वो एक फॉर्म है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की। पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आ जाओ। अब आप कह रहे हो ही वांटेड टू प्रूव दैट दिस बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। उसको ये बात प्रूव करनी थी एक्सपेरिमेंट करके। अब जरा बी पढ़ना। फ्रैंकलिन फ्लू अ काइट मेड ऑफ सिल्क स्ट्रिंग एंड अटैच्ड अ मेटल की टू इट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब एक बात सुन लो फिर से, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। आप जरा देखना, ही वांटेड टू प्रूव दिस बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। वो इस बात को प्रूफ करना चाहता था, फ्रैंकलिन जो है इस बात को प्रूफ करना चाहते थे एक एक्सपेरिमेंट करके। क्या करके? एक एक्सपेरिमेंट करके। अगर तुम ये बात समझ रहे हो बच्चे, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब किससे होगा? अरे ये जो 2 नंबर में लिखा है कि धागा बांध दिया उन्होंने, सिल्क का धागा बांधा, उसके ऊपर जो है मेटल की रख दी और स्टॉर्म में उस चीज़ को उड़ा दिया, ये क्या ही है? एक्सपेरिमेंट है। मैं आपसे पूछूं एक्सपेरिमेंट है क्या? ये 2 नंबर एक्सपेरिमेंट ही तो है। मैं आपसे पूछूं एक्सपेरिमेंट कौन सा है? 2 नंबर एक्सपेरिमेंट है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा? ये करा। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि पहले 3 नंबर आएगा और 3 नंबर के बाद 2 नंबर आएगा। एक्सपेरिमेंट जो है वो बाद में बताया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट है। 3 के बाद 2 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। जरा देखना 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, 2 के बाद 3, गलत। 2 के बाद 3, गलत। 2 बचे, 1 3 2 4, 1 4 3 2। ठीक है, दोनों में 3 2 आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला नंबर ठीक है। अब हमें बस यही पता करना है, लास्ट वाला और पढ़ लो, तुम्हें मीनिंग क्लियर हो ही जाएगा। एज द स्टॉर्म अप्रोच, जैसे कि स्टॉर्म आया, द काइट वॉज स्टक बाय लाइटनिंग एंड द मेटल की कंडक्टेड द इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब वही बात है, एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा? ये काम करा। और उन्होंने कहा कि वो मेटल की को उसने ड्यूरिंग द स्टॉर्म के टाइम पे उन्होंने उसको ऐसा कर दिया। और जब ऐसा कर दिया तो जब जैसे ही स्टॉर्म आया, एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड, जैसे ही स्टॉर्म आया, अब देखो स्टॉर्म से क्लियर कर सकते हो, आ स्टॉर्म और द स्टॉर्म, फिर वही बात, आ और द। ज्यादा माना मीनिंग भी नहीं आ रहा समझ, बोले मुझे तो पता ही नहीं क्या लिखा है ना। तो ए मतलब ए इन द सेंस सेकंड और फोर्थ में ए और द, ए और द, इससे क्लियर होता है
ए और दा को देख के कि बच्चे 2 नंबर पहले आएगा, 4 नंबर बाद में आएगा। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि 2 नंबर पहले आएगा और 4 नंबर बाद में आएगा। कॉमन ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग पहले करते हैं, दा का प्रयोग बाद में करते हैं। इंडेफिनिट डेफिनिट, पहले चर्चा करी इंडेफिनिट था, एक बार चर्चा हो गई तो वो कैसा बन गया, डेफिनिट बन गया। तो 2 के बाद 4 आएगा। अगर 2 के बाद 4 आएगा, जरा देखना, ये आ गया 4 के बाद 2, गलत हो गया। मैंने कहा 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, बी फॉर बॉल बनेगा। क्या आंसर बनेगा तुम्हारा, बी फॉर बॉल बनेगा। आई थिंक सो बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग बुक इज फिक्शन। यार ये तो बहुत आसान सेंटेंस है, मुझे लगता नहीं मुझे बताने की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अगर आप सी को रखो कि बुक्स इज, तो बुक्स के साथ इज नहीं आ सकता भाई, ये आ जाएगा, बताओ। बुक्स के साथ तो आर आना चाहिए था। कहने का मतलब है बुक्स तो सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर मैं ये लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं बुक्स इज, तो क्या बुक सब्जेक्ट है? अरे बुक सब्जेक्ट होता तो इसकी जगह आ रहा था। तो एग्जामिनर या ग्रामर तुम्हें ये बात चीख चीख के बताना चाहती है कि बुक्स इससे पहले कोई सब्जेक्ट होगा, है ना, क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। अब क्या, फिक्शन, फिक्शन बुक्स इज, तो फिक्शन अगर लिखूंगा तो फिर तो बुक्स ही सब्जेक्ट रहेगा। आपका सब्जेक्ट बनेगा रीडिंग। आप कहेंगे रीडिंग बुक्स इज, तो यहां पर बुक्स जो है इस रीडिंग का कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कौन है, रीडिंग है। आप कहेंगे रीडिंग इज, ये इज जो आया वो किसके लिए आया, इस रीडिंग के लिए आया। रीडिंग बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग दे रखा है ना, रीडिंग बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक शब्द बचा फिक्शन, तो फिक्शन कहां फिक्स करोगे, ये आ गया, रीडिंग फिक्शन बुक्स, रीडिंग है फिक्शन बुक्स, रीडिंग फिक्शन बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब लगा लो रीडिंग बी डी सी ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, सी फॉर कैट, बी डी सी ए, सी फॉर कैट, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत है ना, तो एक बात समझना, तुम अगर ये इस बात में कंफ्यूज हो कि बुक सब्जेक्ट होगा या रीडिंग सब्जेक्ट होगा, बुक सब्जेक्ट होगा या रीडिंग सब्जेक्ट होगा, तो इन जनरल क्या होता है, देखो पढ़ के देखा करो, बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग या रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, सोच के बताओ। बुक्स इंटरेस्टिंग होती हैं, पढ़ना इंटरेस्टिंग होता है। यार किताब तो इंटरेस्टिंग हो सकती है, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं कैसे पता चलेगा। तो ये सोचो, ये इज जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, बुक्स, खाली बुक भी लिख देता हूं मैं, बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग या रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। पढ़ना मजेदार है, किताब तो रखी है, किताब तो किताब है, किताब तो क्या मजेदार, किताब पढ़ना मजेदार है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, रीडिंग बनेगा, ना कि बुक्स। बुक्स इस रीडिंग का क्या है, जो है कॉम्प्लीमेंट है। इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और रीडिंग हमारा सब्जेक्ट है, जिसके लिए किसका यूज किया, इज का यूज किया। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। आगे चलते हैं, 13 नंबर देखो गाइस। हाँ बढ़िया, 1 2 3 4 स्टार्टिंग स्टेटमेंट सब है, 3 भी है, 4 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, सब है। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। अगर तुम समझदार हो, फिर से वही बात है, इट कट ऑफ द ऑक्सीजन। इट मतलब किसी चीज ने कट ऑफ कर दिया, मुझे पता नहीं किसने करा है, लेकिन इट ने करा है। अगर इट ने करा है तो पहला नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो कट हो गया, क्योंकि इट किसके लिए आया तो पता करो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बाकी अब अपना आप देखो जरा, 1-2 मिनट ले लो। मैंने एक ऑप्शन तो काट ही दिया, पहले नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है साहब। कुछ और है ऐसा जो मुझे मिल जाए, थिक लेयर ऑफ हॉट एशेस, ठीक है साहब। एक चीज मिल रही है मुझे, मैंने जो पढ़ा, मुझे पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई, देखो पढ़ लो पूरा, पढ़ना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे तो तुम एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। अब जो है एक बार जरा पूरा पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है वो। इट किसके लिए आया तो पता करो, किसके लिए इट आया, ये तो पता करना पड़ेगा ना। इट कट ऑफ ऑक्सीजन, किसने ऑक्सीजन कट ऑफ कर दी, है ना। इट कट ऑफ द ऑक्सीजन एंड प्रिवेंटेड द यूजुअल डिके caused by air, moisture and bacteria। छोड़ो आगे। The excavation of Pompeii जो है provided a remarkable well preserved glimpse into life in ancient Rome। ठीक है साहब। When the eruption occurred, a thick layer of hot ash and pumice rapidly buried the town। ठीक है साहब। Unlike other ruins,
जो है पॉम्पेई रिमेन्ड फ्रोजन इन टाइम्स ड्यू टू माउंट जो है वेसुवियस सडन एरप्शन। कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और बड़ी ऐसी अजीब सी भाषा है, ये हो गया वो हो गया पता नहीं क्या हो गया। एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, जो माउंट जो वेसुवियस जो भी दे रखा है ये, इसका सडन एरप्शन हुआ। देखो हो सकता है कि मुझे मीनिंग पता हो, लेकिन मैं जनरली ऐसे डील कर रहा हूँ कि मैं ही मान के चलता हूँ कि मैं तुम हूँ और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ जिससे मैं आंसर तक पहुंच जाऊँ। तो मैंने देखा कि किसी जो कोई माउंट है जिसका सडन इरप्शन हुआ, अचानक से कोई चीज़ इरप्ट हुई, सडन इरप्शन। और जैसी इरप्शन हुआ, आपने बताया व्हेन द इरप्शन ऑकर्ड, व्हेन द इरप्शन ऑकर्ड, तो बताना जरा पहले इरप्शन हुआ और इरप्शन के बारे में जानकारी हुई कि जब इरप्शन हुआ तो थिक लेयर ऑफ हॉट ऐश एंड प्यूमाइस रैपिडली बरीड द टाउन, उसने टाउन को बरी कर दिया, मान लेते हैं साहब। तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि 4 के बाद 3 आएगा। पहले आपने बताया इरप्शन हुआ, ठीक है साहब, कि वही वो इरप्ट हुआ, फूटा वो, उसके बाद हुआ तो क्या हुआ, क्या ऑकर्ड हुआ, क्या ऑकर्ड मतलब घटित होना, क्या घटित हुआ, तो 4 के बाद 3 आएगा, ये बात तो पक्की है। अगर बेटे 4 के बाद 3 आएगा तो जरा देखना, 4 से पहले 3 दे रखा है, गलत। 4 के बाद 3 है, ठीक बात है। 4 के बाद 3 है, ठीक बात है। जरा देखना, 2 ऑप्शन काट ली ना मैंने, बचे फिर यही वाले, कौन से वाले बचे, यही वाले बचे। अब एक बात बताओ, अगर तुम थोड़ा बहुत जान पा रहे हो तो थिक लेयर ऑफ हॉट ऐश है ना, थिक लेयर ऑफ हॉट ऐश मतलब जब वो होगा तो उसके बाद धूल धुआं भी तो होगा, कोई चीज़ इरप्ट होगी तो, और अगर वो होगा तो धूल धुआं जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी, तो आप कहेंगे इट कट ऑफ द ऑक्सीजन, और उससे क्या हो गया, ऑक्सीजन कट ऑफ हो गई। इतना तो समझ पा रहे होंगे, बहुत भारी मैं नहीं कह रहा, सारा बात समझो। इरप्शन हुआ, इरप्शन से क्या हुआ, हॉट एशेस जो है गरम गरम, उससे वो एशेस निकली, और उस एशेस से क्या हो गया, कट ऑफ द ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, कट ऑफ हो गई। तो आप कह सकते हैं 4, 4 के बाद 3, और मैं ये कह सकता हूँ कि 3 के बाद 1 की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, 3 के बाद 1 की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। इरप्शन के बाद से क्या हो गया, ऑक्सीजन कट ऑफ हो गई, तो 3 के बाद क्या आएगा साहब, 1 आएगा। अगर 4 3 1 है तो जरा देखना 4 3 1 कहाँ है, ये तो गलत हो गया। 4 3 1 जरा देखना, 4 3 1, आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग। अगर तुम देख पा रहे हो तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट 2 से है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट किससे है, 2 से है। अब देखो देख लो, 2 नंबर स्टेटमेंट स्टार्टिंग काम भी कर सकता है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है मैं देख लूँ, वेरीफाई कर लूँ, 2 नंबर स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें बात करिए कि एंशियंट रोम के टाइम पे जब हमने वेल प्रिजर्व ग्लिम्स मिलती है आपको किसकी, एक्सकेवेशन जब खुदाई कर रहे हैं हम किसकी, पोम्पेई नाम की जगह की जब खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, क्या मिलता है कि क्या क्या हुआ था वो बता दिया। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट सेकंड हो सकती है, ठीक है। और नई भी समझ में आ रही तो आपको 4 3 1 तो समझ में आया होगा, जिससे आप बता सकते हो कि आंसर डी फॉर डॉग होगा। ज़्यादा समझने की जरूरत वैसे है भी नहीं। भाई फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये अगर तुम देखो तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट या तो पी है या क्यू है या फिर एस है, पी क्यू क्यू एस, स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो ये है, आर तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है साहब। बताओ भाई क्या हो सकता है। देखो अगर तुम थोड़ी बहुत जीएस जानते हो तो तुम इस बात को कर लोगे, मुझे लगता नहीं उसके अलावा जो है जनरल नॉलेज तुम्हें है, थोड़ी बहुत भी जनरल नॉलेज रखते हो तो ये चीज़ हो जाएगी, वरना थोड़ा सा परेशान कर सकती है। क्या सीक्वेंस रहता है जब बजट पेश होता है, तुमसे ये कहा गया है, तुमसे पूछा गया कि सीक्वेंस क्या है जब बजट पेश करा जाएगा, तो बजट पेश करने का सीक्वेंस क्या होगा, ये देख लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है साहब, आ जाओ जरा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कलेक्ट करती है एस्टिमेट फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यों होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, क्यों होगा। सबसे पहले बजट कलेक्ट करा जाता है, सबसे पहले बजट कलेक्ट करा जाता है, उस बजट कलेक्ट करके एक बजट बनाया जाएगा। बेसिक बजट सारी मिनिस्ट्री से कलेक्ट कर लेगी, तुम्हें इतना इतना पैसा चाहिए, इसको ये काम करना, इसको ये काम करना, पैसा कलेक्ट कर लिया, मतलब बजट कलेक्ट कर लिया कि इतना अंदाजन हमें बजट देना पड़ेगा, इतने पैसे इन्हें देने पड़ेंगे। फिर वो कैबिनेट को दिया जाता है, कैबिनेट अप्रूव करता है फाइनल ड्राफ्ट बजट का, फाइनल ड्राफ्ट बजट का कैबिनेट अप्रूव करता है ना, ये वाला प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्यू आएगा, अगर क्यू आएगा तो एस गलत, पी गलत, स्टार्टिंग स्टेटमेंट एस गलत। अच्छा बात है, क्यू अगर स्टार्टिंग स्टेटमेंट है तो क्यू के साथ एस बना दूं या क्यू के साथ पी बना दूं, बताओ। मिनिस्ट्री से क्या लिया जाएगा, बजट जो है कलेक्ट करा जाएगा, कर लिया साहब। अब मैं कह रहा हूं उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में पेश कर देगा, या फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट कलेक्ट कर लेंगे तो कैबिनेट जो हमारी अंदरूनी जो कैबिनेट होती है अप्रूव करेगा फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बजट। यार फाइनेंस मिनिस्टर अकेला थोड़ी ही डिसाइड करने वाला कि किसको कितना दिया जाना है, हमने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद जो सरकार में मेन आदमी बैठे हैं, कैबिनेट में जो मेन आदमी बैठे हैं, उनके सामने ड्राफ्ट रखा जाएगा और वो उस ड्राफ्ट को क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। उस ड्राफ्ट को वो लोग फाइनल करेंगे, पीएम वगैरह मिलकर उसको फाइनल करेंगे, वो फाइनल कर लेंगे। तो फाइनल करने के बाद
Q के बाद S और S के बाद P, वो फाइनल जब हो जाएगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा, प्रेजेंट करा जाएगा पार्लियामेंट में, और जैसे ही पार्लियामेंट जो है प्रेजेंट करा जाएगा तो बजट इज पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, तो ये बात अगर तुम्हें क्लियर हो तो मुझे लगता है कि P के बाद R, आंसर बनेगा B फॉर बॉल, आंसर क्या बनेगा, B फॉर बॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। एवरीवन स्ट्रिक्टली शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्या कहेंगे? देखो एक चीज है, अगर तुम जानते हो शुड फॉलो लिखा है तो शुड फॉलो एक्टिव वॉइस में लिखा है। अगर मैं लिख रहा हूं शुड फॉलो, है ना, तो शुड फॉलो एक्टिव वॉइस में लिखा है। कैसे वॉइस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में। और अगर तुम ये बात समझते हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जब जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा होता है तो उसका डूअर उससे पहले ही लिखा होता है ना। जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा होता है तो वर्ब से पहले उसका क्या लिखा होता है, वर्ब से पहले उसका डूअर लिखा होता है। ऐसा नहीं होगा कि शुरू में कुछ भी रख दो। तो ये जो फॉलो है, फॉलो करने वाला, फॉलो कौन करेगा, ये बात शुरू में रखी होगी। अगर सेंटेंस एक्टिव में, पैसिव में होगा तो फॉलो करने वाला शुरू में नहीं, फॉलो करने वाला ऑब्जेक्ट बन गया होगा। अगर तुम ये बात समझे मैं क्या कह रहा हूं, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है शुड फॉलो से पहले रखने के। शुड फॉलो से पहले या तो ट्रैफिक रूल्स आ जाएगा, टी रूल्स लिख देता हूं, ठीक है, या फिर क्या आ जाएगा, एवरीवन आ जाएगा। बताओ, ट्रैफिक रूल्स शुड फॉलो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए या सबको फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, है ना, वो तो पैसिव वॉइस हो गया। एवरीवन शुड फॉलो, सबको फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स। तो कहने का मतलब है शुड फॉलो से पहले ट्रैफिक रूल्स आएगा। अगर तुम कंफ्यूज हो कि एवरीवन रख दूं या ट्रैफिक रूल्स रख दूं, दोनों में से क्या आएगा, ट्रैफिक रूल्स नहीं आएगा, एवरीवन ही आएगा। क्या ही आएगा, एवरीवन ही आएगा। अगर तुम ये बात समझ गए बच्चे, तो तुम एक बार जरा ए फॉर एप्पल की तरफ देखो। किसकी तरफ देखो, ए फॉर एप्पल की तरफ। एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, वैसे मेरी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, तुमने खुद ही कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो गाइस। बताओ भाई 16 नंबर, द एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, इन साइंस लेड इन फिगर्स, ठीक है, बताओ भाई क्या कहोगे इसमें 16 नंबर में। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है, 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 स्टार्टिंग स्टेटमेंट चारों हैं। 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है। ठीक है, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे पहले वाले सेंटेंस को, अगर तुम्हें जज करना है तो रोक के कर लेना, एक बार पॉज करना और कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी इधर आ जाओ। पहले वाले को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है इट्स एस्टेब्लिशमेंट द एडवांसमेंट इन साइंस लेड बाय फिगर्स लाइक, जो है कोपरनिकस, गैलीलियो एंड डेस्क्रेटिस, मतलब जो भी है चलो हमारे, ठीक है नहीं, और ऑल्सो क्वेश्चन इट्स एस्टेब्लिश्ड व्यूज ऑफ द यूनिवर्स, जो भी तुम कह रहे हो। तो इट्स एस्टेब्लिश्ड व्यूज किसकी बात चल रही है, बताओ जरा, क्लियर है? अरे बताओ भाई, नहीं क्लियर है भाई साहब। इट किसके लिए आया पता नहीं चल रहा ना, दूसरे में भी इट आया, मैं तुमसे पूछूं किसके लिए आया, बता दो। अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूं तो तुम्हें एक बात क्लियर होनी चाहिए कि पहले और दूसरे में दोनों में इट आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता इट आया किसके लिए। पहले पता तो चले इट किसके लिए आया, पहले बताओ इट इसके लिए आया है। तो मेरे हिसाब से पहले को भी काट दोगे, दूसरे को भी काट दोगे। ठीक है, बचता है तीसरा और चौथा, जरा पढ़ना। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस फर्दर जो है एक्सेलरेटेड दिस शिफ्ट। एक बार बताओ, अगर मैं तीसरे से स्टार्ट करता हूं या चौथे से स्टार्ट करता हूं, दोनों में से मैं किसी से भी स्टार्ट करता हूं, आपने तीसरे सेंटेंस को अगर तीसरे को स्टार्टिंग स्टेटमेंट माना तो आप क्या कहेंगे, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इन प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है, फर्दर एक्सेलरेटेड दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट को फर्दर क्या किया, एक्सेलरेट किया। तो फर्दर एक्सेलरेटेड, बताओ, और दिस शिफ्ट कौन सी शिफ्ट साहब, इस शिफ्ट को फर्दर एक्सेलरेट किया इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ने। प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ उसने इस शिफ्ट को आगे जो है एक्सेलरेट करा। पहली बात तो शिफ्ट कौन सी, और फर्दर मतलब और आगे बढ़ाया, इसका मतलब पहले बढ़ाने की बात तो करो तभी तो फर्दर कहोगे। आप कहोगे फर्दर एक्सेलरेटेड का मतलब है फर्दर मतलब एडिशनली, और आपने बढ़ाया। तो अगर आप कह रहे हो फर्दर एक्सेलरेट करा तो पहले ये बताओ कि एक्सेलरेट कब करा, पहले एक ऑप्शन एक्सेलरेट वाला दो, उसके बाद फर्दर एक्सेलरेट करने की बात करना। तुमने शुरू में ही फर्दर कर दिया, इसका मतलब तीसरा नंबर भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता। मतलब आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा चौथा, आंसर बनेगा चौथा। पढ़ के देख लो चाहो तो, तुम्हें अगर समझ में आए तो।
रेनेजेंस की बात कर रहा है। न्यू एरा में क्वेश्चन किया किसके, मोनोपोली ऑफ कॉमन कैथोलिक चर्च के ऊपर, नॉलेज एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर। केवल वही जो थे वो न्यूज़पेपर वगैरह छाप सकते थे। अगर तुमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, वर्ड हिस्ट्री, तो वहाँ पर चीज़ तुम्हें जो है पढ़ने के लिए मिलेगी। कुल मिला के डी फॉर डॉग से स्टार्ट होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा बनेगा, ए फॉर एप्पल बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें मीनिंग की जरूरत है नहीं है, पता नहीं किस किस के नाम दे रखे हैं, गैलीलियो कोपरनिकस के, और ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है, नहीं पता मुझे, नहीं मुझे जानकारी है इतनी, मैं छोड़ूं, मैं इस चीज को देखूं कि प्रोनाउन के हिसाब से डिसाइड हो सकता है, कर लिया मैंने डिसाइड, आ गया मेरा आंसर, बात खत्म। बाकी मीनिंग तो पूरा निकल जाए, क्या दिक्कत है। 17 नंबर बताओ भाई। कुछ बताने की जरूरत है। द रिपोर्टर आस्क्ड हिम, अच्छा खाली रिपोर्ट है, मैनेजर है, रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्ट है। द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट, क्या ऐसा कह सकते हैं, द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट, है ना। द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट। डीबीएसी देख लो, ये तो रहा डीबीएसी, सी फॉर कैट, डीबीएसी। मैनेजर ने पूछा, सबमिट, मैनेजर ने कहा रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 18 नंबर देखना जरा। यार तुम खुद समझदार हो, देखना, ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो भाई साहब 1 2 3 तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकते, स्टार्टिंग स्टेटमेंट केवल कौन सा होगा, चौथा होगा। अब तुम समझदार हो तो एग्जामिनर भी समझदार है, उसने चारों में क्या दे दिया, 4 नंबर शुरू में ही दे दिया। कोई बात नहीं साहब, देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट हो गई, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे साहब, वर्कड एज अ साइंटिस्ट एट इसरो फॉर 40 ईयर्स। उन्होंने 40 साल जो है इसरो में काम किया, ठीक है साहब। अब 4 के बाद या तो 1 भी दे रखा है, 4 के बाद 1 दे रखा है, 4 के बाद 2 दे रखा है, 4 के बाद 3 दे रखा है। बताओ 4 के बाद क्या आएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में साइंटिस्ट के रूप में काम किया कितने साल, 40 ईयर्स, ठीक है साहब, मान लेते हैं। अब आप कह रहे हो ही केम टू बी नोन एज मिसाइल मैन फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें जो है मिसाइल मैन कहा जाने लग गया, मान लेते हैं। ही हैज इंस्पायर्ड मिलियन थ्रू हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स, उन्होंने अपनी स्पीच राइटिंग से मिलियंस को क्या किया, इंस्पायर किया। इन 2002 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ इस 4 नंबर के साथ किस बात को रिलेट करोगे, कि वो 2002 में प्रेसिडेंट बन गए, या 40 साल काम करने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। सोच के देख लो, सीधी सी बात है यार, 40 साल किसी ने कंट्रीब्यूशन करा तो बताओ 40 साल कंट्रीब्यूशन के बाद उस व्यक्ति को क्या मिला, बोले जी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे उनको। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 4 के बाद किसका पेयर बनेगा, 4 के बाद पेयर बनेगा किसका, 2 का। अगर 4 के बाद बच्चे 2 का पेयर बन गया तो फिर उसके बाद क्या बचता है, 4 के बाद 2 का पेयर बना, हो गया बढ़िया काम। बाकी मिला के देख लो चाहो तो, और 4 के बाद 2 बन गया, आंसर तो ये बनेगा। फिर देख लो उसके बाद 2002 में वो प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी स्पीच दी, स्पीचेस और राइटिंग्स के थ्रू उन्होंने लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया, है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वी फॉर बॉल बनेगा। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, द अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज्ड ओवर सेंचुरीज। अर्थ का जो क्लाइमेट है वो ओवर सेंचुरीज चेंज हुआ है, मान लेते हैं साहब। जो जैसे जैसे जो है शताब्दियाँ गुजरती गई, अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो गया। अब तो इतना बुरा हाल है कि भाई पूछो मत, खूब गर्मी होती है अब, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, मान लेते हैं, सही बात है। आप उसके बाद क्या कहोगे, बट करंट वार्मिंग इज कॉज्ड बाय। अच्छा पहले ऑप्शन देख लो, या तो ऑप्शन क्यू है स्टार्टिंग स्टेटमेंट, या एस है, या पी है। देखो क्यू पी एस, ठीक है। तो आर तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अर्थ का क्लाइमेट जो है सेंचुरीज के हिसाब से ओवर द सेंचुरीज चेंज हुआ है, मान लेते हैं साहब। अब इस बात को रिलेट किससे करोगे, क्लाइमेट चेंज हुआ है ओवर द सेंचुरीज, इस बात को रिलेट करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, देख लो। क्या पी हो सकता है, बट करंट वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। पहली बात तो एक बात बताओ, अर्थ का क्लाइमेट चेंज हुआ, सेंचुरीज ओवर द सेंचुरीज चेंज हुआ, लेकिन तुमने किसी ने बताया कि गर्म हुआ है ठंडा हुआ, बताओ किसने बताया कि गर्म हुआ है ठंडा हुआ। और दूसरी बात आप कह रहे हो बट करंट वार्मिंग, अभी की जो गर्मी है ये जो है ह्यूमन एक्शंस की वजह से हुई। लेकिन पहली गर्मी की तुमने बात कब करी, या तो बट करंट वार्मिंग आप बता रहे हो, या तो आप कहो करंट अभी की जो गर्मी है वो इस वजह से है और पुरानी इस वजह से थी, ठीक है। लेकिन तुमने बट से स्टार्ट किया, बट से स्टार्ट करने का मतलब है तुमने पहले एक बात कही होगी कि जो गर्मी ये वाली हो रही है ये इस वजह से है, अभी की जो गर्मी है वो जो है ह्यूमन एक्शंस की वजह से है। तो कहने का मतलब पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट, पी इससे कनेक्ट नहीं करेगा। इस बात से पहले कोई बात होगी, सोच के देखो, इस बात से पहले कोई ना कोई बात जरूर होगी। पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता गाइस। नेक्स्ट देखो, हिस्टोरिकली इट चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। बिल्कुल सही बात है, देखो आ गई ना बात। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से हम कहें जो टेम्परेचर चेंज हुआ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, कुछ नेचुरल कॉजेज थे भाई साहब, कि भाई कुछ जो है हमारे नेचुरल कॉजेज की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जो गर्मी है वो किस वजह से हो रही है,
ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रही है। अगर तुम ये बात समझे तो तुम्हें ये भी समझ में आना पड़ेगा कि क्यू के बाद ही एस आएगा। ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यू बने या ना बने, लेकिन क्यू के बाद क्या आएगा, सॉरी एस कह रहा हूं, पी। क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा। अगर पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता, क्यू का मुझे पता नहीं, जब मैं 2 पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा, लेकिन मैं ये कह दूंगा कि क्यू के बाद ही कौन आएगा, पी आएगा। क्यू से पहले पी नहीं आ सकता, क्यू के बाद ही कौन आएगा, पी आएगा। ये बात पक्की है। अगर तुम बात समझे कि क्यू के बाद ही पी आएगा, तो जरा एक तो क्यू के बाद पी देख लो। क्यू के बाद पी है, 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 क्यू के बाद पी है। चलो साहब मान लेते हैं फिर 1 मिनट के लिए तीनों ही सही हैं फिलहाल। तो आ जाओ आगे आ जाओ। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन वर्सन द प्रॉब्लम। ठीक है साहब, फॉसिल फ्यूल्स को जो है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं उसको बर्न करने से, और डिफॉरेस्टेशन से जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा क्या हुई है, वर्स हुई है। मान लेते हैं साहब, ये भी मान लेते हैं, ठीक है नहीं। वर्सन द प्रॉब्लम का मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर मैं कह रहा हूं डिफॉरेस्टेशन वर्सन द प्रॉब्लम, है ना, तुमने वर्स का वर्सन किया, वर्स मतलब बुरा और वर्सन द प्रॉब्लम, ठीक है नहीं। अगर आप कहीं वर्सन शब्द का यूज कर रहे हैं, इस बात का मतलब है पहले खराब थी और खराब किसने कर दी, डिफॉरेस्टेशन से, कि तुम जंगल उजाड़ दे रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हो, इससे और खराब हो रहा है। तो जो वर्सन द प्रॉब्लम है वर्सन शब्द है मतलब आपने और खराब कर दिया। लेकिन अगर तुम ये वाला स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में रख रहे हो, एस को तुम कहां रख रहे हो साहब, स्टार्टिंग में रख रहे हो, तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन वर्सेस द प्रॉब्लम और खराब कर दी, लेकिन पहले खराब तो बताओ, इससे खराब हुई और खराब किससे हुई, डिफॉरेस्टेशन से। तो और खराब सबसे पहले नंबर पर नहीं कहोगे, पहले कहोगे खराब हुई, फिर कहोगे और खराब हुई। तो भाई एस से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे, क्यूपी आर एस और क्यूपी एस आर। देखो क्यूपी तो फिक्स हो गया साहब, क्यूपी तो फिक्स हो गया, दोनों में क्यूपी है, मैंने बता ही दिया था, पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं आर की या एस की, इसके बाद बात करते हैं आर की और एस की, फिर वही बातें देख लो। मैंने कहा वर्सन द प्रॉब्लम, और खराब कर दिया, मतलब पहले आर आएगा और उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। क्या, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस। एक तो जो फॉसिल फ्यूल्स को हम जो है उसको जला रहे हैं, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए हमारे पास पेड़ हैं, हम उसको काट दे रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन करने से प्रॉब्लम और बढ़ रही है। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है इंक्रीज हो रही हैं, उसके बाद हमारे पेड़ भी काट दो जिससे जो हमें बचा सकते हैं। पेड़ काटने से, डिफॉरेस्टेशन से और प्रॉब्लम वर्सन हो रही है। मतलब आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। अगर आर के बाद एस आएगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइस, आर के बाद एस आने का मतलब है ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा, एप्पल, आर के बाद एस। 19 नंबर मुझे लगता है समझ में आया होगा, अच्छा सेंटेंस था, बाकियों से तो अच्छा था थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आओ 20 नंबर, लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का। एक्सरसाइजेस कीप द बॉडी फिट एंड एक्टिव। एक्सरसाइजेस जो है बॉडी को एक्टिव रखती हैं, फिट रखती हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, एक्सरसाइजेस बॉडी को फिट रखती हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। कुछ लॉजिक कुछ मिले तो बताना। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन द हार्ट एंड मसल, इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ, ये बात हो सकती है, इसके साथ हो सकती है। वॉकिंग, साइकिलिंग एंड योगा आर बेस्ट ऑप्शंस। वॉकिंग, साइकिलिंग और योगा जो है बेस्ट ऑप्शंस है, किस बात के, एक्सरसाइजेस के, फिजिकल एक्टिविटीज़ के। फिजिकल एक्टिविटी जो है बिल्कुल सही है, फिजिकल एक्टिविटी के ऑप्शंस वॉकिंग, साइकिलिंग एंड योगा बेस्ट ऑप्शंस हैं। किसके बेस्ट ऑप्शंस हैं साहब, बेस्ट ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं, इजी ऑप्शंस जो हैं, ठीक है मान लेते हैं साहब। रेगुलर वर्कआउट जो है स्ट्रेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लॉजिक जोड़ नहीं सकते, जोड़ भी लोगे तो तुक्का ही होगा फिर वो। मैं तुमसे कहूँ लगा लो, बहुत ज़्यादा लग नहीं पा रहा कुछ। देखो प्रोनाउन किसी चीज़ की मदद ही नहीं है, बताओ किसी चीज़ की मदद है बताओ जरा, किसी भी चीज़ की मदद नहीं है। मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें कुछ मदद मिल जाएगी, नहीं मिल पा रही भाई साहब, नहीं मिल पा रही। एक बात मैं कह सकता हूँ, एस के बाद पी आ सकता है, जरा देखना, अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो देखो, एस के बाद पी आ सकता है। फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन द हार्ट एंड मसल। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, हार्ट एंड मसल को स्ट्रेंथन करती है और बूस्ट करती है किसको, इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ। एस के बाद पी आ सकता है, बताओ खुद बताओ सोच के। आपने बॉडी की बात करी, हार्ट और मसल मजबूत हो रहा है और मेंटल हेल्थ भी बूस्ट हो रही है, मजबूत हो रही है। मतलब दो एक प्रकार की बातें एक साथ ही करोगे ना। एक्टिविटी से क्या होता है, हार्ट एंड मसल मजबूत होती है, और आप कहोगे उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी से मेंटल हेल्थ भी क्या रहता है, बूस्ट होता है, अच्छा रहता है। मतलब ये बात पक्की है कि एस के बाद पी आने की प्रोबेबिलिटी है, और आएगा तो तुरंत बाद आएगा। आएगा तो क्या आएगा, तुरंत बाद आएगा। एस के तुरंत बाद पी आएगा साहब, एस के तुरंत बाद पी। अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो एस पी साहब देख लो कहाँ है, ठीक है। एस के तुरंत बाद पी आएगा, एस पी साहब हैं देखो जरा,
देखना उल्टा हो गया क्या, पहले पी आ गया फिर ऐसा आ गया, गलत। एसपी साहब हैं, बिल्कुल हैं। अब तुमको बीच में क्यों ला दूं मैं, रेगुलर वर्कआउट रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, नहीं, वर्कआउट की बात तुम अलग से करोगे, वर्कआउट की बात तुम कहां करोगे, अलग से करोगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल को हम करता है, रेगुलर वर्कआउट को लगाता है। एक बार को चलो, एक बार को सुन लेता हूं, उसको हो सकता है 1% हो जाए क्योंकि बीच में क्यों आ जाए, लेकिन ये वाली बात तो पक्की है कि ये ऑप्शन मैंने काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब तुम्हें एक बात समझ में आई, इसके बाद पी आएगा तो तुम्हें एक बात समझ में और आनी चाहिए कि भाई कि क्यू के बाद पी नहीं आ सकता, इट जो है, चलो वो तो खैर बात क्लियर हो गई कि क्यू के बाद पी नहीं आएगा, पूछो क्यों नहीं आएगा। अब मैं मान लेता हूं बीच में, क्योंकि क्यू आ ही गया है ना बीच में, तो इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। देखो, अगर तुम कहते हो फिजिकल एक्टिविटीज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड मसल, ठीक है, उसके बाद आपका रेगुलर वर्कआउट्स रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स, अगर तुम क्यू रख देते हो तो क्यू में जो दोनों नाउन आए ना, स्ट्रेस लेवल्स आया और रेगुलर वर्कआउट्स आया। देखो, रेगुलर वर्कआउट्स और स्ट्रेस लेवल्स दोनों प्लूरल नाउन है, वर्कआउट्स लेवल्स दोनों प्लूरल नाउन है। अगर मैं क्यू के बाद पी लिखता हूं तो बताओ फिर इट आया किसके लिए, इट तो सिंगुलर होता ना गाइस, इट किसके लिए आया, अगर तुम समझदार हो तो इट आया होगा किसके लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। किसके लिए आया होगा इट, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो कहानी यह है कि बीच में क्यू को लगाना मुश्किल है, समझ रहे हो, बीच में किसको लगाना मुश्किल है, क्यू को। ये बीच में क्यू जो है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी भी कट करोगे, इसलिए ऑप्शन क्या भी कट करोगे, सी भी कट करोगे। अब बात करते हैं एसपी ठीक है, समस्या इस बात की है कि आर क्यू आएगा, देखो ये रहा, या फिर क्यू आर आएगा, इस बात की समस्या है, आर क्यू आएगा या क्यू आर आएगा। जरा आर क्यू और क्यू आर को देख लो। आप कह रहे हो वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर द इजी ऑप्शंस, रेगुलर वर्कआउट्स रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल्स, रेगुलर वर्कआउट से क्या होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, ठीक है। और आप कह रहे हो वॉकिंग साइकिलिंग एंड योगा इजी ऑप्शंस। देखो, दो बातें अगर तुम एक बात समझ पा रहे हो तो पहले तुम बताओगे कि भैया रेगुलर वर्कआउट से स्ट्रेस लेवल कम होता है, और रेगुलर वर्कआउट के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, ये रहे भाई साहब, ये ऑप्शन है रेगुलर वर्कआउट के, ये ऑप्शंस रेगुलर किसके हैं, वर्कआउट के हैं। अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो तो तुम्हें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि क्यू के बाद किसका प्रयोग करेंगे, क्यू के बाद आर का, यार अब वही बात है, आर के बाद भी क्यू आ सकता है, क्यू के बाद भी आर आ सकता है। इजी ऑप्शन जो है ये हैं, क्योंकि ये इजी ऑप्शन जो हैं किसके भी हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के भी हो सकते हैं। इन्होंने फंसा दिया क्वेश्चन में, समझे, दो ऑप्शन तो हमने काट ली। अब मैं पता है, मैं इसका कुछ उल्टा सीधा एक्सप्लेनेशन बता के तुम्हें चल दूं, उस बात का मतलब कोई है ही नहीं, फिर मैं तुमसे कह दूं तुम देखते रहोगे यार ये तो पता नहीं क्या बता के चले गए। लेकिन जेन्युइन में तुमसे बात बताऊं, यहाँ तुम फंसोगे, आर क्यू और क्यू आर में फंसोगे। लॉजिकल अगर चलने की बात करूं तो फंसोगे, आर क्यू और क्यू आर में कैसे पता कर लें। अगर तुम ये बात क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो मुश्किल तो है, समझे, मुश्किल तो है। अब अगर मैं पी की बात करूं, देखो अगर इन दोनों की देखो, मैं लास्ट ऑप्शन देखूं पी की, मेरे पास पी लास्ट ऑप्शन है, तो देख लो एस पी आप कह रहे हो फिजिकल एक्टिविटी, सो एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ अवर रूटीन। देखो पी भी कनेक्ट हो सकता है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं लास्ट ऑप्शन से चलूं कि ये छठा नंबर किसके साथ मैच करेगा, कई बार जब फंस जाओ तो ये भी कर सकते हो कि छठा नंबर जो है ये किसके साथ मैच करेगा, ये क्यू के साथ मैच करेगा, ये पी के साथ मैच करेगा। तो यहां भी लगभग दोनों बातें ठीक बैठ रही हैं, देख लो, है ना, यहां भी जो है दोनों बातें ठीक बैठ रही हैं। पी के साथ भी बैठ सकता है वो, आर के साथ, क्यू के साथ ही बैठ सकता है। देख लो पी के साथ कैसे बैठेगा, एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ आवर रूटीन, हमारे रूटीन का पार्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन करती है। एस की बात कर रहा हूं, नहीं क्यू और पी की ना, क्यू और ये रहा, रेगुलर वर्कआउट स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इसलिए एक्सरसाइज हमारे रूटीन का पार्ट होनी चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से क्यू लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। एक बार ये भी देख लेता हूं, पी 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 इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी ये बूस्ट करता है। एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ अवर रूटीन ना, एक काम करो, बेहतर है, हालांकि होने को तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि ये वाली बात को लास्ट ऑप्शन रखो। रेगुलर वर्कआउट से स्ट्रेस लेवल भी क्या होता है, कम होता है, और इसलिए हमें एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइज जो है रूटीन का पार्ट होना चाहिए। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। आंसर क्या बनना चाहिए, ए फॉर एप्पल बनना चाहिए, एस पी आर क्यू, ठीक है, बढ़िया। एक चीज और है, देखो मैं इससे एक लॉजिक बता सकता हूं, ठीक है, नहीं एक लॉजिक मैं और बता सकता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि क्यू आर हो सकता है और आर क्यू नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं ना, क्यू आर हो सकता है या आर क्यू नहीं हो सकता, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आर क्यू, हमने अभी तो आर क्यू लगाया कि आर के बाद क्यू हो सकता है और क्यू के बाद आर नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं ना, क्यू के बाद आर नहीं हो सकता। अगर मैं इसका भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करूं कि क्यू के बाद आर नहीं हो सकता, तो क्यू से पहले हम क्या लिख रहे हैं, अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं अगर आर क्यू लिखता हूं तो आर से पहले हम लिख रहे हैं पी। पी हमारा ऑप्शन क्या है, पी हमारा ऑप्शन है इट बूस्ट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी के बेहतर ऑप्शंस क्या हैं,
वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा आर इजी ऑप्शंस फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलर वर्कआउट्स रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, ये सही है। देखो तुम ये बात देखो ना, जब तुम एसपी लिखोगे, जब तुम क्या लिखोगे एसपी, तो पी का कॉम्बिनेशन आर से बनेगा, क्योंकि पता है क्या, ये जो इसकी बात करी गई ना इजी ऑप्शंस की, ये इजी ऑप्शंस किसके दिए गए, ये इजी ऑप्शंस दिए गए फिजिकल एक्टिविटी के। तो फिजिकल एक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए, तो एस, पी और आर ये तीनों सेम ही आएंगे, साथ ही आएंगे। एस के बाद पी ने बताया कि बूस्ट होती है मेंटल हेल्थ, और बताया कि जो है इजी ऑप्शंस क्या है, आर, वॉकिंग, साइकिलिंग जो है हमारे इजी ऑप्शंस किसके, फिजिकल एक्टिविटी के। तो इस आर को भी तुम साथ में रखोगे, इसलिए क्यू लास्ट में आएगा, थोड़ा ये कह सकते हो। लेकिन भाई अच्छा क्वेश्चन था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन क्वेश्चन था, मजेदार। चलो खैर, आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 20 क्वेश्चंस हो गए, अगली क्लास में फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 20, 25, 30 जितने भी हो पाएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको जेन्युइनली लगा हो कि हाँ इसको पढ़ने से आपको कुछ मदद मिली है, तो मुझे एक बार बता जरूर देना कि हाँ ठीक है, मजा आया है। आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय।